हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो किसकी है? वो है चंद्रवरदाय की। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रवरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से, और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, कौन से इसमें अलंकार लगा हुआ है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है और कितने समय में ये मतलब कि बांटा गया है उसको देखेंगे। ठीक ना? तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बताइए, देखो इनके पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है? वो है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? वो है चंद्रवरदाई। जन्मकाल, अगर जन्मकाल की बात करें तो शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? ये ध्यान देना, किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में भट्ट जाति लाहौर में हुआ। चंद्रवरदाई की जन्म 1168 ईस्वी कहाँ पे? भट्ट जाति लाहौर में हुआ। फिर यहाँ पे शुक्ल के अनुसार है सर्वप्रथम महाकाव्य। शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि हैं। चंद्रवरदाई कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि हैं। अगर रस की बात करें तो इसमें वीर रस है या श्रृंगार रस है? वीर रस एवं श्रृंगार रस, एवं यहाँ पर होगा वीर रस एवं श्रृंगार रस। अलंकार की बात करें इसमें तो अलंकार कौन कौन से है? एक अनुप्रास अलंकार है और एक यहाँ पे यमक होगा, यमक अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अलंकार कौन कौन से? अनुप्रास व यमक अलंकार। कुल पद की अगर बात करें मतलब श्लोक कितने इसमें है? 16 या 306 श्लोक हैं इसमें। छंद, छंद की अगर बात करें तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। काव्य विभाजन, और काव्य विभाजन की अगर बात करें तो इस महाकाव्य को कुल 59 समयों में विभाजित किया गया है। मतलब कि इस महाकाव्य को कुल कितने समयों में विभाजित किया गया है? तो 69 यहाँ पे 69 समयों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे समयों के साथ साथ कभी कभी सर्ग दिया रहता है। पूछ देगा कि इस महाकाव्य को कुल कितने सर्ग में विभाजित किया गया है? तो 69 होगा। यहाँ पे समय की जगह सर्ग भी हो सकता है। अगर भाषा की बात करें तो राजस्थानी व ब्रज भाषा। भाषा कौन कौन सी है? राजस्थानी व ब्रज भाषा। देखिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लेखक चंद्रवरदाई, जन्मकाल 1168 ईस्वी और भट्ट जाति लाहौर में। और फिर मतलब कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य और मतलब कि चंद्रवरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि। रस की बात करें तो वीर रस और श्रृंगार रस। अलंकार, अनुप्रास और यमक। कुल पद कितने हैं? 16 या 306 श्लोक है। छंद की बात करें तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और काव्य विभाजन की बात करें तो इस महाकाव्य में कुल 69 समयों में विभाजित किया गया है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी व ब्रज भाषा। आगे देखते हैं। शैली की अगर बात करें तो कौन सी शैली है? पिंगल शैली है। शैली कौन सी? पिंगल शैली है। नायक की अगर बात करें तो इसमें कौन नायक है? पृथ्वीराज रासो में नायक कौन है? अजमेर के चौहान राजा अड़ोराज्य के पुत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान है। मतलब कि अड़ोराज्य के पुत्र हैं एवं सोमेश्वर के पुत्र हैं। पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर है और ये अजमेर के रहने वाले हैं। उनके पुत्र जो है पृथ्वीराज चौहान है, इसमें नायक है। नायक की श्रेणी अगर बात करें धीरोदत्त नायक है। नायक की श्रेणी में क्या? धीरोदत्त नायक है। नायिका की अगर बात करें तो नायिका है कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्र संयोगिता है। नायिका कौन है? कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्र संयोगिता। संयोगिता के पिता का क्या नाम है? जयचंद। ये कहाँ के राजा हैं? ये कहाँ के राजा हैं? तो कन्नौज के राजा हैं। नायिका की श्रेणी की अगर बात करें तो नायिका की श्रेणी क्या है? मुग्धा नायिका है। नायिका की श्रेणी क्या है? ये मुग्धा नायिका है। देखिए इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रदान किए थे।
इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? कर्नल टॉड ने दी थी। किसमें? उनकी एक पुस्तक की ग्रंथ एनालॉग्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रदान की गई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। पूछ देगा कि सुख सुखी संवाद कहकर किसने इस रचना को पुकारा है, चाहे किसने पृथ्वीराज रासो की पुकारा है सुख सुखी संवाद कहकर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है। ठीक। शैली कौन से? पिंगल शैली। और नायक कौन है? ये सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान है। नायिका का क्या नाम है? नायिका का नाम है संयोगिता। देखिए नायिका का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को मतलब ये तो पता रहता है कि नहीं पृथ्वीराज जो है इसके नायक है, लेकिन नायिका का नाम नहीं पता है, तो नायिका का आप लोग याद रखेंगे संयोगिता। संयोगिता। ठीक। इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में निम्न 3 मत हैं। मतलब कि यह जो रचना है इसकी प्रामाणिकता के संबंध में निम्न तीन मत है। कौन कौन से? एक तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, दूसरा है प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, और तीसरा है अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो पहले देख लेते कि अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान में है पहले राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद हैं। दूसरे नंबर पे कविराज मुरलीदान एवं श्यामलदान, यह है। तीसरे नंबर पे मुंशी देवी प्रसाद। चौथे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ये कहा है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह जो ग्रंथ है कौन? पृथ्वीराज रासो, यह पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है? जाली है। और डॉक्टर बुलर सबसे पहले इन्होंने अप्रामाणिक माना 1875 ईस्वी में। मतलब पूछ देगा कि सबसे पहले किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था, तो वह माना था डॉक्टर बुलर ने। फिर मोतीराम मेनारिया, यह सब जितने भी लोग यहाँ पे जिन विद्वानों का नाम लिखा है वे विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, अगर इनकी बात करें कौन कौन से प्रामाणिक मानते हैं विद्वान? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यह मानते हैं कि यह जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक है। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, यह भी मानते हैं कि यह जो ग्रंथ है वो भी प्रामाणिक है। मिश्र बंधु मानते हैं, कर्नल टॉड मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नागेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन, यह सब प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को जिसने प्रामाणिक माना है यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। मतलब पूछ देता है ऑप्शन में इनमें से कौन कौन से प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। यहाँ पे 3 लोगों का नाम दे देगा और उधर दे देगा कि रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल तो है वो अप्रामाणिक मानते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन वो वाला सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनी विजय और अगरचंद। यहाँ पे बस 4 लोग हैं जो इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से उसको देख लेते हैं। पहला है बृहद रूपांतरण, इसमें 69 समय 16,306 छंद है। बृहद रूपांतरण में 69 समय है और 16,306 छंद है। इसकी प्रकाशित कहाँ हुआ था? ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित हुआ था। बृहद रूपांतरण कहाँ प्रकाशित हुआ था? नागरिक प्रचारणी सभा काशी में। हस्तलिखित इसकी पुस्तिका है वो कहाँ है? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रकाशन 1585। मध्यम रूपांतरण की अगर बात करें तो इसमें 7,000 छंद है। मध्यम रूपांतरण में 7,000 छंद है। यह प्रकाशित नहीं हुआ है। मध्यम रूपांतरण जो वो प्रकाशन नहीं हुआ है।
और हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो अबोहर तथा बीकानेर 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती हैं। इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां कहाँ पे हैं? अबोहर तथा बीकानेर में। बेहद रूपांतरण का जो हस्तलिखित प्रतियां वो कहाँ पे है? वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। और जो मध्यम रूपांतरण जो प्रतिलिपियां हैं वो अबोहर तथा बीकानेर 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती हैं। लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण की अगर बात करें तो इसमें 19 समय 3,500 छंद हैं। लघु रूपांतरण में 19 समय तथा 3,500 छंद हैं। यह हस्तलिखित बीकानेर में है। इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। लघु रूपांतरण का और मध्यम रूपांतरण का दोनों बीकानेर में है। लघुत्तम रूपांतरण अगर इसकी बात करें तो इनमें 1300 छंद है। लघुत्तम रूपांतरण में कितने छंद है? 1300 छंद है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। ये थे पृथ्वीराज रासो के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग के सामने ऐसे और लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।